आज का विषय है गैस्ट्रिक लावेज ट्यूब, आमाशय प्रक्षालन नलिका। इसे बोआस और एवाल्स ट्यूब भी कहते हैं। जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में जो एम होता है, सबसे पहले रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। हमें अनएब्जॉर्ब पॉइजन को बाहर निकालना है, अनअवशोषित विष को बाहर निकालना है। यूज़ ऑफ एंटीडोट, हमें प्रतिविष का प्रयोग करना है। एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, और जो पॉइजन अवशोषित हो गया है उसको बाहर निकालना। इसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना और जनरल केयर ऑफ द पेशेंट। तो जो पहला पॉइंट आया है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, इसे अनअवशोषित विष को बाहर निकालने के लिए हमारे पास दो टेक्निक होती हैं। एक होती है इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग और दूसरा होता है गैस्ट्रिक लेवाज। ये टेक्निक डिपेंड करती है कि पॉइजन किस रूट से लिया गया है। यदि इंजेस्टेड पॉइजन है तो हम इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग और गैस्ट्रिक लेवाज का प्रयोग करते हैं। इनहेल्ड पॉइजन में, इंजेक्टेड पॉइजन में और कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग में हमें गैस्ट्रिक लेवाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो गैस्ट्रिक लेवाज ट्यूब होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं, गैस्ट्रिक लेवाज ट्यूब की जो लंबाई होती है ये 1 to 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये 1 to 1.5 मीटर लंबी होती है और 12.7 mm ब्रॉड होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 12.7 mm होती है। थिक होती है, इतनी ज़्यादा भी थिक नहीं होती, इतनी थिक होती है कि बिना किंकिंग, बिना किसी अवरोध के अंदर पास की जा सके। ठीक है, अब इसके जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट है फनल एंड। ये इसको कहते हैं फनल एंड या इसे माउथ एंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हम फ्लूइड गैस्ट्रिक लेवाज कराने के लिए या स्टमक वॉश कराने के लिए डालते हैं, वो इस फनल कीप से डाला जाता है। ठीक है, एंड टू टेक आउट फ्लूइड आफ्टर लावेज, और लावेज के पश्चात जो आमाशय का कंटेंट है वो इसी के थ्रू बाहर आता है। तो ये फनल एंड हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो है सक्शन बल्ब। ये है सक्शन बल्ब। कुछ गैस्ट्रिक लावेज ट्यूब में एब्सेंट भी होता है, नहीं भी रहता है। तो इसका काम क्या है कि जब हम गैस्ट्रिक लावेज ट्यूब को अंदर पास कराते हैं, लावेज ट्यूब को स्टमक तक पास कराया जाता है, तो यदि कोई फूड पार्टिकल है तो इसोफेगस वगैरह में तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। तो यदि ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो यदि हम सक्शन बल्ब को पुश कर देंगे तो वो जो ब्लॉक है वो निकल जाएगा। तो टू फोर्स ओपन द परफोरेशन ए ब्लॉक बाय फूड मटेरियल। इसके बाद आता है लोअर राउंडेड परफोरेटेड एंड। ये जो है ये लोअर राउंडेड परफोरेटेड एंड होता है, इसे स्टमक एंड भी कहते हैं। ठीक है, इस ट्यूब को हम इंसर्ट करा देते हैं स्टमक के अंदर। ये जो लास्ट का एंड होता है वो बहुत शार्प नहीं होता है, क्योंकि यदि ये शार्प रहेगा तो क्या होगा, डैमेज द GIT ड्यूरिंग द पासेज। जब हम इसको अंदर डालेंगे तो GIT को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसके बाद ये रबर ट्यूबिंग है, ये देख रहे हैं रबर ट्यूबिंग है। इसमें मार्क्स होते हैं 40 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे और 60 सेंटीमीटर पे इसमें मार्क्स होते हैं। इसके अलावा एक माउथ गैग होता है जो इस पर नहीं है। माउथ गैग जो होता है किसी ट्यूब में होता है और किसी में नहीं होता है। ये कैसा होता है, एक वुडन स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे एक हम लगा दें। जब हम ट्यूब को माउथ के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो माउथ के अंदर डालते हैं तो दोनों दांतों के बीच में उस माउथ गैग को रख दिया जाता है। लकड़ी का इसलिए होता है ताकि दांतों को इंजरी ना हो। यदि पेशेंट वायलेंट है और बहुत देर से उसने इसको दबा दिया, तो यदि हमारे पास माउथ गैग नहीं है तो वो ट्यूब को दबा देगा। इसलिए माउथ गैग से क्या होता है कि वो ट्यूब सेफ रहती है
और माउथ गैग में बीच में एक होल होता है जिससे कि ट्यूब निकल के जाती है। ठीक है, तो ये माउथ गैग का काम होता है। इसमें एक सेंट्रल लार्ज होल होता है फॉर द पैसेज ऑफ रबर ट्यूब। अब जो प्रिकॉशंस होते हैं, जब हम गैस्ट्रिक लावेज करा रहे होते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? पेशेंट शुड बी सेमी प्रोन और ऑन द प्रोन पोजीशन। पेशेंट जो है सेमी प्रोन या प्रोन पोजीशन में होना चाहिए। हेड शुड बी लोअर देन हिप्स ऑफ हिप्स। हेड शुड बी लोअर देन हिप्स। इंश्योर क्लियर एयरवे, एयरवे क्लियर होना चाहिए। डेंचर शिप शुड बी रिमूव। यदि दांत, नकली दांत लगे हुए हैं तो उसे निकाल देना चाहिए। और यदि माउथ गैग, जैसे इस रबर ट्यूब में माउथ गैग नहीं है, यदि माउथ गैग नहीं है फिर भी हमें माउथ गैग का ज़रूर यूज करना चाहिए, ताकि इससे होगा क्या, टू हेल्प टू अवॉइड बाइटिंग ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का जो है पेशेंट बाइट नहीं करेगा। हमें इंश्योर होना चाहिए कि जो ट्यूब है स्टमक में ही इंसर्ट हो रही है। ठीक है। द फर्स्ट वॉशिंग शुड बी विथ प्लेन वार्म वाटर एंड यूजिंग ओनली 100 to 200 ml ऑफ वाटर, क्योंकि हमें पहली वॉशिंग में कम लिक्विड लेना है, कम फ्लूइड लेना है, क्योंकि जो आउटपुट आएगा वही हम केमिकल एनालिसिस के लिए यदि भेजेंगे। यदि हम ज़्यादा भेज देंगे तो हम केमिकल एनालिसिस में पॉइजन को डिटेक्ट कर पाना कठिन होगा। इसके बाद कंटिन्यू स्टमक वॉश करते रहते हैं जब तक कि कलर ऑफ इनगोइंग एंड आउटगोइंग फ्लूइड का सेम ना हो जाए। इसके बाद जब इनकमिंग फ्लूइड जो ये फनल एंड है इससे हम डालते रहते हैं, ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लूइड का कलर सेम ना हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, पिंच करके ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे। पिंच करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो एस्पिरेशन हो जाएगा। इसके बाद चिल्ड्रंस में हम सिंपल रबर ट्यूब या कैथीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि